जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा समास। और समास से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी संख्या है 5। एक क्वेश्चन है शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और शाब्दिक अर्थ में संक्षेप, सामासिक पद, समस्त पद, या संपूर्ण पद, ये 4 अर्थ होते हैं समास के। जी 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम। नहीं, बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे हैं जी, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, तो टॉपिक में पहला जो प्रश्न बन रहा है वो है समास का शाब्दिक अर्थ। और दूसरा जो हमारा है प्यारे दोस्तों वो है परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। और समास की जो परिभाषा है वो 4 डेफिनेशन है अलग अलग। एक डेफिनेशन है जहां एक शब्दांश और एक शब्द आपस में मिलते हैं तो वो भी समास कहलाता है। वो क्या होता है? समास। जैसे प्रतिदिन। दूसरा, जहां एक शब्द के साथ दूसरा कोई एक और शब्द आ जाता है तो वो भी समास बनाता है। जहाँ एक शब्द के साथ दूसरा शब्द आता है तो भी समास बनाता है, जैसे माता पिता। इसके बाद जहाँ एक पद के साथ में दूसरा कोई पद आ जाता है अर्थात 2 पदों का योग भी समास कहलाता है। 2 पदों का योग भी क्या कहलाता है? समास। जैसे चिड़ियाघर। ऐसे ही प्यारे दोस्तों जहां 2 से अधिक पद हो, 2 से अधिक पदों का योग, वो भी क्या कहलाता है? समास। जैसे तन, मन और धन। ये यहाँ पर सारे के सारे हमारे क्या है? समास है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अब तक हम डेफिनेशन पढ़ते आए किताबों के माध्यम से, उसमें आपने 2 परिभाषाएं पढ़ी कि 2 शब्दों का योग समास है या 2 पदों का मेल समास है। लेकिन समास केवल 2 शब्दों या 2 पदों में नहीं होता, बल्कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी सामासिक पद का निर्माण करते हैं, समस्त पद का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, केवल 2 शब्द नहीं बल्कि 3 या 4 शब्द अगर एक साथ आते हैं तो प्यारे दोस्तों वो भी क्या कहलाता है? समास। 2 से अधिक पदों का योग भी क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरी आवाज़ सभी दोस्तों को क्लियर आ रही है और बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी गई है वो क्लियर दिखाई दे रही है तो आप में से एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे की चीज़ आपके सामने रखते हैं खोल के। ये आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, चलो जी। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ जब भी आप कोई टॉपिक लो
तो आपको लाइफ में उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है कि जीवन में दोबारा से वो टॉपिक हमें ना कवर करना पड़े। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ जानो, फिर उसकी डेफिनेशन पे चर्चा करो, और उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें कंटिन्यू आपको दिखाई देगी वो सारी सीक्वेंस में देगी, उसी तरह जिस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं समास के भेद की। तो तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो है समास के भेद। समास के भेद, समास के भेद 4 भी होते हैं और 6 भी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक समास का भेद होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। एक समास कहलाता है द्वंद्व समास। तीसरा कर्मधारीय समास। और फोर्थ द्विगु समास। फिफ्थ तत्पुरुष समास। और 6 बहुव्रीहि समास। जब आपसे समास के भेदों का क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन में अगर 6 है तो राइट आंसर 6, क्योंकि हम हिंदी में ये 6 प्रकार के समास प्रयोग करते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जब आपसे पूछे कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार समास के भेदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 6 भी है और 4 भी है, तो राइट आंसर 4 होगा। उसका लॉजिक ये है कि इसमें कर्मधारीय और जो ये द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। कर्मधारीय और द्विगु समास किसके अंदर आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारीय में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरा पद प्रधान होने की वजह से ये समान आधार वाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों आ जाते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर। तो इसी वजह से तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है और समानाधिकरण तत्पुरुष प्यारे दोस्तों 2 प्रकार का होता है, कर्मधारीय और द्विगु तत्पुरुष। अब न तो उन्होंने कामता प्रसाद गुरु की बात की और न उसने किशोरीदास वाजपेयी की बात की। हिंदी के ग्रामर में जो भी चीजें सैद्धांतिक रूप से प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ रखी गई वो किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार रखी गई। और ये हिंदी के अंदर जो भी हम टोटल व्याकरण प्रयोग करते हैं ये संस्कृत का जो पाणिनि द्वारा बताया गया व्याकरण है उसी को हम एज इट इज यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों कुछ चीज़ों को हमने यहाँ कुछ टॉपिकों में अपने अनुसार चीज़ों को घटाया और बढ़ाया है, और ऐसे ही समास में भी है। अब मान के चलो वो हमसे समास के भेद पूछ रहा है और वहाँ ऑप्शन में 6 है ही नहीं, तो फिर राइट आंसर 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, राइट आंसर 4 होगा। और उस 4 होने का कारण क्या है? कर्मधारीय और द्विगु को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ है? समास के भेदों की संख्या 4 और अदरवाइज समास के भेदों की संख्या 6। जब भी 4 और 6 दोनों हों तो मैक्सिमम डिजिट ली जाती है, जो भी सही है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि उसमें 8 आ गया तो 8 सही हो गया, यानी कि समास के भेद हम 6 पढ़ते हैं, 6 के अलावा नहीं। हालांकि संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा एक केवल समास भी होता है, तो वहाँ इसके अलावा हम 3-4 समास अलग पढ़ते हैं, लेकिन वो बात अलग हुई। यहाँ हम हिंदी के व्याकरण को हिंदी के पेपर में करके आते हैं, तो हमें हिंदी के आधार पर ही डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए जब भेदों की बात आती है तो ये 4 और 6 का भेद आपको समझना है। इसके बाद दूसरा जो भेदों का क्वेश्चन है वो है तत्पुरुष समास के भेद।
क्या है, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जो समास से बनता है। एक भेद होता है दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो आते हैं। एक है कर्मधारय तत्पुरुष और दूसरा है द्विगु तत्पुरुष। ये भेदों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याधिकरण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है और इसमें जो आते हैं प्यारे दोस्तों, ये आते हैं कर्म तत्पुरुष, इसके बाद करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको ये ध्यान रखना है, समान अधिकरण का मतलब होता है समान आधार वाले। समान अधिकरण में दो शब्द जुड़े हुए हैं। एक शब्द है प्यारे दोस्तों समान और दूसरा है यहाँ अधिकरण। अधिकरण कहते हैं आधार को। तो जहाँ समान आधार होते हैं उसको कहते हैं समानाधिकरण। और इस समानाधिकरण में आते हैं कर्मधारय और द्विगु दोनों। अब इनका समान आधार क्यों है, मान के चलो हमने यहाँ पे ले लिया एक काला सांप, तो यहाँ काले सांप में ये बाद वाला शब्द प्रधान है क्योंकि ये कालापन किसके अंदर है, सांप के अंदर। और ये काला सांप किसका उदाहरण हुआ, कर्मधारय का। क्यों, क्योंकि कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय वाला समास भी कहते हैं। ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य। बाद वाला प्रधान हुआ, कालापन किसके अंदर है, सांप के अंदर। हमने प्यारे दोस्तों यहाँ पे शब्द ले लिया पंचामृत। तो ये 5 क्या है प्यारे दोस्तों, अमृत है। पहला शब्द हमारा क्या है, संख्यावाची, जो काउंटिंग को बता रहा है 5 को। और फिर ये क्या हुआ यहाँ अमृत। तो इसमें भी बाद वाले शब्द की प्रधानता है, संधि हुई है दीर्घ संधि। पंच और अमृत मिलके पंचामृत बना है। आयुर्वेद में एक दवाई का नाम भी है पंचामृत। उसमें 5 चीजें हैं जो आप कोरोना काल में जो आप गाढ़ा बना के पी रहे थे, तो उसी को हम पंचामृत कहते हैं। तो यहाँ पंच और अमृत, इसमें भी बाद वाला प्रधान, इसमें भी बाद वाला प्रधान। तो इन दोनों के कर्मधारय के और द्विगु के समान आधार हुए। और आधार क्या है कि दोनों में बाद वाला शब्द प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में हमने ले लिया राजपुत्र। तो राजपुत्र में पुत्र की प्रधानता है क्योंकि राजकुमार भी हो सकता है, राजपाल, राजसिंह भी होता है, राजधर्म, राजनीति भी होता है, राजकाज भी होता है, राजकन्या भी होता है। लेकिन प्रधानता किसकी हुई है, बाद वाले की। तो तत्पुरुष की डेफिनेशन खुद ये है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद बाद वाला पद द्वितीय पद प्रधान होता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब तत्पुरुष में बाद वाला शब्द प्रधान है और इनमें भी बाद वाला प्रधान है, तो ये कहलाए समानाधिकरण, क्योंकि यहाँ तीनों के समान आधार हो गए। क्या हो गए, यहाँ तीनों के
समान आधार हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, कर्मधारी है और द्विगु, इसी वजह से समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाए, क्योंकि इन तत्पुरुष में कर्मधारी है और द्विगु में बाद वाला शब्द प्रधान होता है और समास के भेदों की संख्या बच गई 4। इसके बाद दूसरा होता है व्याधिकरण। व्याधि कहते हैं बीमारी को, करण कहते हैं कारण अर्थात हेतु को। आयुर्वेद में बीमारी के जो कारण हैं वो प्यारे दोस्तों 6 माने जाते हैं, अर्थात पेट के खराब होने की वजह से, सही नींद ना लेने की वजह से, मानसिक तनाव होने की वजह से, गलत खाना खाने की वजह से, और शरीर में वात कफ और पित्त की कमी या प्यारे दोस्तों उसकी अधिकता के कारण ये बीमारी के लक्षण होते हैं। जब आयुर्वेद में बीमारी के 6 लक्षण हैं तो यहाँ व्याधिकरण भी 6 प्रकार का बना दिया। तो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो यहाँ आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाला शब्द व्याकरण में समास के भेदों को निर्धारित कर रहा है। आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाला शब्द व्याकरण में समास को निर्धारित कर रहा है और उसी के आधार पे ये कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण ये क्या कहलाए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद कहलाए। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद आपने पढ़े हैं कारक, और कारक होते हैं 8। एक होता है ऊपर यहाँ कर्ता कारक और एक होता है यहाँ नीचे संबोधन कारक, और बाकी कारक वो यही है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध का के की रेरारी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे ओ अरे। जब मैं पढ़ाता हूं तो केवल पढ़ाने पे फोकस करना है, ठीक है, और वो भी शांत रह के। चीजों को अगर नोट कर सकते हो साथ के साथ तो नोट करो, अगर नोट नहीं कर सकते हैं तो यही क्लास नोट्स के रूप में आपको ये सारी चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे आपको ऑलरेडी लिखी हुई ये मिल चुकी है, और वो है क्लास नोट्स के नाम से। 68 पेज है और उसमें से जहाँ से वे नोट शुरू होते हैं उसमें पहला टॉपिक समास ही है। लेकिन आपको पहले नहीं पढ़ना है उसको, आपको वे नोट्स भी नहीं देखने हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो ये जो लाइव क्लास चल रही है, इसमें जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो रही है, सबसे करीम और बेहतरीन चीज़ ये है। जब टीचर सामने हो तो नोट्स की औकात नहीं बचती है, और जब आप समय दे के लाइव पढ़ रहे हो तो बाद की जो चीज़ें हैं पीडीएफ और ये सारी चीज़ें, फिर उनका कोई मायने नहीं रह जाता है। वो मायने तब है, वो सपोर्ट की भूमिका तब निभाएगी जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको अगर रिवीजन करना होगा तब उन तमाम पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो वीडियो आपके पास रहेगी ये 6 महीने तक रहेगी। वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार करके आजीवन अपने पास हिंदी के सही चीज़ों को सीक्वेंस में रख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो कमेंट लेता हूँ वो काम के लेता हूँ, और प्यारे दोस्तों लास्ट में लेता हूँ जब मेरा 1.5 घंटे समाप्त होने को होता है। तो इसीलिए चुपचाप हमने यहाँ ये जो कोर्स परचेज किया है ये केवल और केवल इसलिए किया है ताकि हम हिंदी को पढ़ के जो हमारे पेपर में आए वहाँ सही करके आए। और वो ये बातें करने से, और आप मेरी बड़ाई करो और मैं उन कमेंटों को पढ़ो, ठीक है, सुना है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुना नहीं है वो आप अब देख भी लो, तो यहाँ इनसे भला होने वाला नहीं है। भला कैसे होगा? भला इससे होगा जो आपको बताया कि पहला क्वेश्चन जो बनता है समास से वो शाब्दिक अर्थ का है, और इसके शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है, समस्त पद है, सामासिक है, संपूर्ण पद है, परिभाषा। तीसरा क्वेश्चन बनता है समास के भेद के। चौथा क्वेश्चन बनता है तत्पुरुष समास के भेद का। सीक्वेंस में चीजों को करोगे तब प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी और ढंग से समझ में आएगी। जब आप कोर्स को परचेज करोगे तो आपको एक झटके में प्यारे दोस्तों कम से कम 75 पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। जब तक कोर्स परचेज नहीं करोगे तो आपकी कोई भी पीडीएफ ओपन नहीं होगी, सिर्फ वह दिखाई देगी टाइटल के साथ। नोट्स वाली कैटेगरी में जाइए, नोट्स की कैटेगरी दबाइए,
ठीक है। उसके साथ वे सारी की सारी PDF आपको नजर आएगी, सिलेबस अलग नजर आएगा और जो हम क्वेश्चंस कराते हैं वो अलग। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ जिस तरीके से काम होता है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि टीचर जो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है और जिस सीक्वेंस में टॉपिक को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है उसी के आधार पे आपको चीज़ों को लेके चलना है, अगर आपको हिंदी से फ्री होना है। तो ये क्या हुआ हमारा, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, उस 8 प्रकार के कारक में से हमने 6 निकाल लिए, पहला कर्ता और बाद वाला संबोधन को छोड़ के, और ये बन गए व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। अब मान के चलो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया चिड़ियाघर, अब वो आपसे पूछेगा वो चिड़ियाघर बताइए वो किसके अंतर्गत आएगा, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, तो जब हम चिड़ियाघर कह रहे हैं तो वो क्या कहलाया प्यारे, चिड़िया का घर या चिड़िया के लिए घर या चिड़िया में घर या घर में चिड़िया। तो वहां उस तरीके से समास विग्रह करके आप बताओगे। आपसे पूछ लिया गया कि हिमालय में बताइए कौन सा समास है, और 4 ऑप्शन इसमें से मिलेंगे आपको। आपसे पूछ लेगा कन्यादान में बताइए कौन सा समास है, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा। गुरु दक्षिणा में बताइए गुरु दक्षिणा में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। माल गोदाम, माल गोदाम में कौन सा समास होगा, माल गोदाम में। और ये 4 में से, इन 6 में से कोई 4 आपको एग्जाम्पल देगा। ऐसे ही हवन सामग्री में पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से, इसमें से दे देगा कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान। तो बताइए इनमें से कौन सा समास होगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास ऑप्शन में दे, क्योंकि ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है कि कम स्टूडेंट कर पाए, तो आपको ऑप्शन देगा कर्म, कर्ण, संप्रदान और अपदान। तो क्या होगा, माल गोदाम मतलब माल के लिए गोदाम, और जब के लिए आया तो के लिए किस में आता है कारक चिन्ह, संप्रदान में। तो संप्रदान के लिए। ऐसे ही कन्यादान, तो कन्या का दान, कन्या के लिए दान नहीं है, कन्या का दान, हम कन्या को वर पक्ष को देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संबंध। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा नहीं होती, गुरु को उठा के आप दक्षिणा में नहीं दोगे, गुरु के लिए दक्षिणा होती है। तो जब के लिए होती है तो फिर क्या कहलाया, संप्रदान। तो प्यारे दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, सारे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर आपको ये पढ़ने हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि पहले कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़े, लेकिन अगर हमें ये कंप्लीट करना है इसका दूसरा भेद व्याधिकरण, तो पहले हमें कारक पढ़ने पड़ेंगे। और कारक में वो पढ़ना पड़ेगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की रेरारी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है वो अरे। और जब हम प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना है वो कारक कंप्लीट करेंगे तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अदरवाइज केवल और केवल इसका रट्टा मारोगे, केवल और केवल इसका रट्टा मारोगे, रटोगे आप इसको। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि टॉपिक को लेके सीक्वेंस में चलना है और ये देखना है कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक पर डिपेंड है। तो हम इस टॉपिक को तब पढ़ाएंगे जब इससे पहले कारक कंप्लीट करेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर होगी। तो अभी सामने आपके एक तो कारक और दूसरा समास, ये 2 टॉपिक एक साथ समाप्त होंगे। तो इसीलिए ये था आपका चौथा क्वेश्चन। 5वां प्रश्न जो आता है वो आता है समास विग्रह का। इसका आता है समास विग्रह। समास विग्रह कहते हैं शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या को। इसे कहते हैं किसी शब्द की छोटी से छोटी
व्याख्या, अर्थात कम से कम शब्दों में किसी शब्द को उसके अर्थ व भाव को बता देना। जैसे निर्धन क्या कहलाया? बिना धन वाला। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। माता पिता, माता और पिता। कमल नयन, कमल के समान नयन। जलधि, जल को धारण करने वाला। ये सब क्या कहलाए? ये कहलाया समास विग्रह। ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? समास विग्रह। तो किसी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या क्या कहलाता है? समास विग्रह। वो आपको ये भी दे सकता है कि जो बिना धन वाला है इसका समस्त पद बताइए, इसका संक्षिप्त रूप बताइए, क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। क्योंकि ये बिना धन वाले के लिए हमने एक छोटा सा शब्द प्रयोग कर लिया, निर्धन, तो इसी को कहते हैं संक्षिप्त, इसी को कहते हैं सामासिक पद। क्योंकि इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और जब अव्ययी भाव समास है तो सामासिक पद कहलाया। जब बिना धन वाला ये तीन शब्द था और इन तीन शब्द को हमने छोटा कर लिया एक ही शब्द के रूप में, तो इसी को कहा प्यारे दोस्तों संक्षिप्त कहा, संक्षिप्तीकरण कहा। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज को छोटा कर लेता है। शक्ति के अनुसार को क्या कहा? यथाशक्ति। तो ये जो है प्यारे दोस्तों माता पिता, माता और पिता, कमल नयन, कमल के समान नयन, जल्दी जल को धारण करने वाला, ये सारे के सारे समास विग्रह कहलाए और ये सामासिक पद कहलाए, ये समस्त पद कहलाए, ये संक्षिप्त पद कहलाए, ये संपूर्ण पद कहलाए। क्यों? क्योंकि इनको अपना भाव अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी प्यारे दोस्तों संक्षिप्त सामासिक पद। संक्षिप्त मतलब जो छोटा हो, संक्षेप हो। सामासिक पद जिसमें कोई ना कोई समास हो, जो 6 समास के भेद आपने पढ़े। समस्त पद जो अपने आप में पूरा हो, कंप्लीट हो। संपूर्ण जिसको किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता ही ना हो अपना अर्थ भाव प्रकट करने के लिए, सेंस को प्रकट करने के लिए। इसीलिए शाब्दिक अर्थ ये 4 हो। फिर डेफिनेशन एक शब्दांश एक शब्द मिलके प्रतिदिन बना दिया। आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है किताबों से? 2 शब्द का योग समास होता है, 2 पदों का योग समास होता है। इसमें तो 2 शब्द है ही नहीं, इसमें तो एक शब्दांश है। यहाँ 2 शब्द है ही नहीं, यहाँ तो 3 शब्द है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वो डेफिनेशन आधी अधूरी परिभाषा है जो किताबों में दी है। तो इसलिए चारों ही डेफिनेशन बिल्कुल सही है और समास की है। 2 से अधिक पद, रोटी कपड़ा और मकान, आन बान और शान, लाल बाल और पाल, ये भी समास के उदाहरण है। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो जब हम कह रहे हैं तन मन और धन, जब और का प्रयोग कर रहे हैं तो और कहाँ प्रयोग करते हैं? द्वंद्व में। ऐसे रोटी कपड़ा और मकान और का प्रयोग कहाँ करते हैं? द्वंद्व में। आन बान और शान, लाल बाल और पाल, तो और का प्रयोग द्वंद्व में कर रहे हैं, इसलिए सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ द्वंद्व समास में एक कंडीशन ये है कि 2 से अधिक पदों का योग भी समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 कब होंगे, 6 कब होंगे, ये कंडीशन समझो। तत्पुरुष समास के भेद, उस कंडीशन को समझो। इसके बाद समास विग्रह वाला 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये है कि यहाँ सेंटेंस देगा
और सेंटेंस में दे के पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है। छठा क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस देगा। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई थे, समास बताइए। सेंटेंस दे दिया, आपने क्या रट्टा मारा है, पदों में समास होता है, शब्दों में समास होता है, हम कह रहे हैं वाक्यों में भी समास होता है। वो जरूरी नहीं है कि प्यारे दोस्तों वो शब्द को रेखांकित करे। कई बार सेंटेंस दे के पर्टिकुलर शब्द को रेखांकित करेगा, अंडरलाइन करेगा, उसमें पूछेगा कौन सा समास है। जो समास के 6 भेद आपने पढ़े हैं उनमें से कोई 4 ऑप्शन में देगा। क्वेश्चन की वैरायटी को तब तक नहीं जानोगे, सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में समास ही पढ़ते रहोगे, फिर भी ये गारंटी नहीं है कि समास से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे दोगे। लेकिन जब सीक्वेंस में पढ़ोगे, लॉजिकली पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक पर डिपेंड है इसको पता होगा तो आप सारा काम कर जाओगे। तो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समास बताइए किस कौन सा समास है, और आपको ऑप्शन दे दिया इसने प्यारे दोस्तों, अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। दूसरा ऑप्शन दे दिया कर्मधारीय समास। कौन सा समास, कर्मधारीय समास। और तीसरा दे दिया द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व। और चौथा ऑप्शन दे दिया तत्पुरुष समास। क्या दे दिया, तत्पुरुष समास। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से राइट आंसर बताइए क्या है। अब गलती आपको 1, 2, 3 और 4 में से टाइप करना है, जो भी ठीक है। आपको नाम नहीं लिखना है, आपको 1, 2, 3 और 4 में से जो ठीक लगे वो टाइप करना है। तो यहां कौन सा समास, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, समास बताइए। न शब्द को रेखांकित किया। तो आपको यह ध्यान रखना है, आप में से ज्यादातर बच्चों ने जो बताया है वो बताया है केवल और केवल प्यारे दोस्तों थर्ड। आपके अनुसार आंसर क्या है, थर्ड। लेकिन सही आंसर क्या है इसका, तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या है, फोर्थ। आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझा, इससे पता चलता है आपकी तैयारी कितनी है। और आज से पहले इस समास को प्यारे दोस्तों अपने लाइफ में 15 से 20 बार पढ़ चुके हो, और कम से कम 15 अलग अलग टीचरों से। यही चीजें तो सिखाने आया हूं। मुझे पता है 60% चीजें पहले से आपको आती है। अगर मैं उसमें 40% चीजें सीक्वेंस में लेके डाल दूं तो आपके पास चीजें हो जाएगी 100%। तो वो पूछ रहा है आपसे समास, और आप आंसर किसका दे रहे हो, समास विग्रह का। जब वो पूछेगा कि इसका समास विग्रह बताइए क्या, तभी तो समास विग्रह बताओगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है समास अर्थात सामासिक पद, और सामासिक पद यहां एक ही है, ये तो समास विग्रह है कृष्ण और सुदामा। मैंने अभी बताया प्यारे दोस्तों, पंकज कह रहा है सर मैं 2000 रुपये लगा दिया हूं दूसरे कोचिंग में। तो ये क्या है, कृष्ण और सुदामा, ये तो समास विग्रह है। अभी तो बताया शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, ये सामासिक पद है ही नहीं। वो आपसे समास पूछ रहा है, सामासिक पद पूछ रहा है, और सामासिक पद क्या है, गुरु भाई। इसीलिए क्या हुआ, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा, व्याधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। क्लियर। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये ही यहाँ पे सामासिक पद था, समस्त पद है, संपूर्ण पद है, यही यहाँ संक्षेप भी है, और समास ही आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, तत्पुरुष समास। ये गलती करते हो आप, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ये 5 तरह के क्वेश्चन, और इसके बाद ये छठा क्वेश्चन सेंटेंस दे के पूछा जाता है। इसके अलावा एक 7वां क्वेश्चन ये होता है प्यारे दोस्तों, वो आपको देगा निम्नलिखित में से, निम्न में से संधि व समास, संधि व समास वाला पद बताइए। संधि व समास वाला पद बताइए कौन सा है, अर्थात जिसमें संधि व समास दोनों हो, जिसमें संधि और समास दोनों हो, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों,
राम लक्ष्मण पितरों पंकज जी। 4 आपको ऑप्शन दिए, आपको केवल 1 2 3 4 टाइप करना है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से संधि व समास बताइए किसमें है। संधि और समास वाला उदाहरण, फिर पूछा जाएगा केवल समास वाला उदाहरण, केवल संधि वाला उदाहरण, जिसमें संधि और समास दोनों हो उसके उदाहरण। मैंने तो अभी 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं और 2 में आपके आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, संधि और समास पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें संधि और समास हैं। तो यहां संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को। और समास क्या होता है? 2 पदों का मेल, 2 शब्दों का मेल, 2 से अधिक शब्दों का मेल। राइट आंसर केवल और केवल एक है और वो है नीला आकाश। तो यहाँ पे एक शब्द है हमारा नील और दूसरा शब्द क्या है? आकाश। केवल यहीं पर ही वर्णों का मेल हो रहा है, बाकी कहीं पर भी वर्णों का मेल नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ गया आ, और ये जो नीला में जो ये आ है ये बताता है हमें कि ये स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और आप में से कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई पहला, आप ये बता रहे हैं। आज के टाइम में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं 4 देगा एक ऑप्शन में। पहला ऑप्शन यहाँ 4 शब्द होंगे, 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। इसमें से पूछेगा केवल संधि वाला विकल्प बताइए, जिसमें संधि वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। केवल विकल्प समास वाला विकल्प बताइए। संधि और समास जिसमें दोनों प्रयोग हुए हैं वो विकल्प बताइए, और जिसमें संधि और समास के पद प्रयोग नहीं हुए हैं उस विकल्प को बताइए। एक ही क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों आपको 16 शब्द देके अलग अलग 2 टॉपिक की नॉलेज चेक कर लिया। एक क्वेश्चन से 2 3 4 टॉपिक की नॉलेज चेक करते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, चीजों को पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि संधि के कॉन्सेप्ट को समास के साथ और समास के कॉन्सेप्ट को संधि के साथ अगर नहीं समझोगे तो प्यारे दोस्तों नहीं कर पाओगे। और टीचर से आप तभी सीख पाओगे, खासकर मेरे से, जब आपने जो पहले से सीखा है उसको साइड में रख लोगे और ये नहीं देखोगे कि ये क्लास लाइव चल रही है या रिकॉर्डिंग चल रही। अब बहुत सारे बच्चों में तो यही है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही। अब मैं आपको ये समझाता रहूँगा कि मैं लाइव में आज तक रिकॉर्डिंग क्लास दिया ही नहीं। मैंने हिंदी बाई अरुण सर अपना यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज कराया था, वो भी लाइव ही आ गया था पहले दिन, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्लास न तो मैं देता हूँ ना मैं चलाता हूँ। रिकॉर्डिंग बैच मेरे अलग से आते हैं जो 23 अगस्त को आ चुका है। तो जिसको रिकॉर्डिंग पढ़ने में मजा है तो 23 अगस्त वाला जो बैच है जिसमें मैं प्रैक्टिस लाइव रह के कराता हूँ, और ये वीडियो जो मिली है वो उसमें रिकॉर्डिंग मिली है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे केवल काम के कमेंट करो, सीरियस होके जो पढ़ना चाहते हैं वो आओ, बाकी के लिए मैदान प्यारे दोस्तों खुला हुआ है। कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। लेकिन फाइनली अगर हिंदी को 1.5 महीने में आप फ्री करना चाहते हो, लाइफ टाइम, जीवन भर दोबारा हिंदी ना पढ़नी पड़े, तो आपको 1.5 महीने चुपचाप शांत रह के ध्यान से कान खोल के बात सुननी पड़ेगी और आंखें खोल के बोर्ड पे क्या क्या चीजें लिख रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे लिखो लाइव नहीं है, लाइव नहीं है। और रोज तो पहले ना, जैसे प्राइमरी में बच्चा वो टीचर जाता है ना स्कूल में, सबसे पहले वो क्या लिखेगा? दिनांक, फिर लिखेगा प्रकरण। मुझे भी वही काम करना पड़ेगा कि आज 15 तारीख है। कितनी तारीख है? 15 तारीख है, 15/9/2021। टाइम क्या हुआ है? 8:15। मुझे भी रोज ऐसे ही, मान लिया एक से एक बंदर ऐसा आ जाता है क्लास के अंदर, ठीक है, जो अपनी हरकत को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए तो आपको बोल गए कम्युनिस्टवादी दूसरे की आपके पूर्वज बंदर थे। किसी भी विदेश में ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया। किसी भी विदेश के किसी भी देश में उनके इतिहास में ऐसे नहीं कहा गया कि आपके पूर्वज बंदर थे। वहां उनको यही पढ़ाया गया कि आपके जैसे थे। लेकिन तुमको पढ़ाया गया कि आपके पूर्वज बंदर थे। क्यों? क्योंकि बंदर की प्रकृति क्या होती है? कभी यहाँ करेगा कूद फांग, कभी यहाँ करेगा, कभी वहां करेगा।
तो ये बंदर की प्रवृत्ति छोड़ो, आप स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट जैसे गुणों को दिखाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रही है, बेफालतू के झंझट से दूर होके सीखने की कोशिश करो। अदरवाइज आप यहाँ पे मैं बताऊंगा बहुत सारी चीज़, वो आपके साथ निकल जाएगी। तो ये 7, 7:30 से लेके 9 बजे रेगुलर क्लास चलती है आपकी। आपके डाउट भी लिए जाते हैं, लेकिन आपके समास जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तब तक पूरी हिंदी ही आपकी डाउटफुल है। और जब मैं समास पढ़ा दूंगा तो आपका पूरा डाउट ही खत्म हो जाएगा समास का। तो इसीलिए अगर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया और उसके बाद डाउट बचा, इसका मतलब आपका टीचर जो सामने खड़ा है वो कंप्लीट ही नहीं, वो आधा अधूरा है, उसको नॉलेज भी आधी अधूरी है। लेकिन अगर आपने 1.5 घंटा 2 घंटा या जो जितने घंटे भी में टॉपिक कंप्लीट होगा और वो पेशेंस रख के ध्यान से सुन लिया, तो आपको पता चलेगा कि अभी ज़िंदगी में आपने हिंदी पूरी पढ़ी ही नहीं। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, मुश्किल से 1% बच्चे के सही थे दोनों, बाकी इतने कई हजार बच्चे लाइव हैं। तो प्यारे दोस्तों, उनमें से सबके सही नहीं थे, जबकि इस हिंदी को 15 से 20 बार पढ़ चुके आप। तो दोस्तों ये क्या थी, यहाँ से पूछे जाने वाली 7 क्वेश्चन की वेराइटी थी। यहाँ से पूछे जाने वाली ये 7 क्वेश्चन की वेराइटी थी। अब आ जाओ एक एक समास पे चलेंगे। अब आते हैं समास के भेदों की परिभाषा। तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, समास के भेदों की परिभाषा। समास के भेद, कितने समास के भेद हमें पढ़ने हैं? 6 कंप्लीट करने हैं। कितने करने? 6 कंप्लीट करने हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की खासियत क्या होती है? अव्ययी भाव समास की खासियत है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद, जिसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व पद। इसी को हम प्रथम पद भी कहते हैं। प्रथम पद प्रधान समास कहलाता है। प्रथम पद प्रधान समास। दूसरी कंडीशन, समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग का, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग का होता है। इसका समस्त पद कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता है। पहला पद हमेशा उपसर्ग, निपात या अव्यय में से कोई एक होगा। अव्यय में से कोई एक होता है। इसके बाद समास विग्रह करते समय के अनुसार का प्रयोग होता है। समास विग्रह करते समय के अनुसार और अनुसार का प्रयोग होता है। यदि शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के हो तो
अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होगा। ये 5 स्टेटमेंट है अव्ययी भाव समास की। और 8वां जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो स्टेटमेंट का ही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग स्टेटमेंट देगा कि जहाँ पहला पद प्रधान होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास में जो ये 5 स्टेटमेंट लिखी है, अगर ये 5 स्टेटमेंट किसी भी ऑप्शन में है तो वो अव्ययी भाव समास से संबंधित हैं, और इन 5 के अलावा कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास से संबंधित नहीं है। तो जहाँ पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास, क्योंकि समास में होते हैं 2 पद, और अव्ययी भाव समास पहला पद प्रधान समास कहलाता है। जहाँ समस्त पद पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग हो, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का कोई भी पद कभी भी न तो पुरुष जाति का ज्ञान कराता न स्त्री जाति का ज्ञान कराता। जैसे पुत्र पुल्लिंग है, पुत्री स्त्रीलिंग है, लेकिन अव्ययी भाव समास में कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान होता ही नहीं है। पहला पद हमेशा या तो उपसर्ग होगा, क्या होगा, उपसर्ग अर्थात शब्दांश होगा, या फिर निपात होगा, या फिर प्यारे दोस्तों अव्यय, जिसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो इन 3 में से ही वो पहला पद होता है जिसकी प्रधानता होती है। इसके बाद समास विग्रह करते समय के अनुसार या अनुसार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथ तथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे ही यदि शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के हो तो वो भी क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, बातों बात। तो यहाँ शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के हो रही है, अर्थात एक साथ हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब धीरे धीरे इन 5 कंडीशन को समझने की कोशिश करो। ये क्या है, क्वेश्चन की जो वैरायटी बनेगी, क्या पूछा जाएगा, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है। ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि जहाँ पहला पद पूर्व पद प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास से संबंधित स्टेटमेंट क्या है, नियम क्या है, कंडीशन क्या है, वो आपके सामने है। और दूसरा, अब इसको डिटेल से समझते हुए चलो कि ये 5 कंडीशन आप कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, ये शब्द है हमारा अव्ययी भाव। इसके अंदर हमें 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द क्या है हमारा अव्यय, और दूसरा शब्द क्या है हमारा भाव। मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें से जो ये व्यय है, इस व्यय को कहते हैं हम खर्च, और मैंने यहाँ आगे लगा लिया तो ये हो गया अखर्च। यहाँ भाव का अर्थ होता है हिंदी में होना या पाया जाना, होना या पाया जाना, क्योंकि भाव संस्कृत का शब्द है। तो जहाँ पहला शब्द अखर्च होता है, जहाँ पहला शब्द अखर्च पाया जाता है, उसी को कहते हैं अव्ययी भाव। और प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हमारी हिंदी के अंदर एक तो जो उपसर्ग होते हैं वो कभी नहीं बदलते, वो अखर्च होते हैं। तो जहाँ उपसर्ग के साथ में कोई शब्द आ जाए तो वो भी अव्ययी भाव बनाएगा। दूसरा, जहाँ निपात के साथ में कोई शब्द आ जाए वो भी अव्ययी भाव बनाएगा। और तीसरा, जहाँ अव्यय के साथ में प्यारे दोस्तों कोई शब्द आ जाए तो वो भी अव्ययी भाव बनाएगा। तो हिंदी के अंदर ये 3 चीजें ही अखर्च होती है। कौन कौन सी, एक तो ये उपसर्ग अखर्च होता है जो कभी किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होता है, और एक ये अव्यय। तो इसका मतलब अगर अव्ययी भाव समास है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि पूरा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होगा। और दूसरी पहचान यह है, या तो वो पहला शब्द उपसर्ग होगा या निपात होगा या फिर अव्यय होगा। उपसर्ग कैसे, जैसे यहाँ आ गया प्रति, इसके साथ आ गया दिन, तो शब्द बन गया प्रतिदिन। क्या बन गया, प्रतिदिन। यहाँ पे शब्द आ गया आ, इधर आ गया जन्म, तो शब्द बन गया आ जन्म। आ जन्म में भी आ उपसर्ग है। यहाँ पे शब्द आ गया प्यारे दोस्तों निर, यहाँ पे आ गया धन, और शब्द बन गया निर्धन। और ये तीनों अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और इन तीनों में से कोई सा भी
आपको पुरुष स्त्री जाति का ज्ञान नहीं करा रहा है, अर्थात अन्य लिंग के हैं, जिसको संस्कृत में नपुंसक लिंग कहते हैं। इसके साथ दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों, निपात उस शब्द को कहते हैं जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे शब्द आया प्यारे दोस्तों तथा, यहाँ दूसरा शब्द आ गया योगता, तो शब्द क्या बनेगा तथा योगता। यहाँ पे यथा के साथ में आ गया कर्म, तो ये क्या बन गया यथा कर्म। यहाँ पे इति के साथ में आ गया सिद्ध, इति सिद्धम, तो शब्द क्या बन गया इति सिद्धम। यहाँ पे आ गया भर के साथ में सक, तो शब्द क्या बन गया भरसक। तो अपने आप में प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो ये इनका हम प्रयोग करते हैं, ये जो शब्द हैं हमारे यहाँ तथा यथा इति भर, ये निपात है, इसीलिए यथा योगता तथा कर्म इति सिद्धम भरसक ये अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर ये प्रति आ निर उपसर्ग है, शब्दांश है, और जहाँ पहला शब्द शब्दांश होता है वो होते हैं अव्ययी भाव समास। इसी वजह से प्यारे दोस्तों ये जो हमारे बने यहाँ प्रतिदिन में प्रति, आ जन्म में आ और निर्धन में निर, ये शब्दांश है, और जहाँ पहला शब्द शब्दांश होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और जहाँ पहला शब्द निपात होता है, जैसे तथा है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, तथा का तथी नहीं बना सकते हो, तो तथे भी नहीं बनाओगे, यथा का यथे यथी नहीं बनेगा, इति का इते या इते भी नहीं बनेगा, भर का प्यारे दोस्तों आप बदल नहीं सकते हो। तो जो शब्द किसी लिंग में वचन में काल कारक में परिवर्तित नहीं होते उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों में दो शब्द आते हैं, एक निपात और दूसरे आते हैं अव्यय। एक निपात और दूसरे क्या आते हैं अव्यय। अगर मान के चलो यहाँ शब्द आ गया आज और कल, ये क्या है प्यारे दोस्तों ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। शब्द आ गया धीरे धीरे, अव्ययी भाव समास है। शब्द आ गया जल्दी जल्दी, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों अव्ययी भाव समास है। जबकि आपके अनुसार ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, क्योंकि आप रट्टा मारते हो, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पहला शब्द क्या आज का आप आजे या आजी नहीं बना सकते, धीरे का धीरी या धीरे नहीं बना सकते, जल्दी का जल्दी या जल्दे नहीं बना सकते, ये किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है। तो इसीलिए ये पहला शब्द अविकारी अर्थात अव्यय है। और जहाँ पहला पद अव्यय है इसी वजह से इसका नाम पड़ा अव्ययी भाव समास। क्या पड़ा अव्ययी भाव समास। तो एक तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो, जहाँ पे हाइपन लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, आपके लिए वे सारे के सारे द्वंद्व समास होते हैं। जबकि यहाँ आजकल धीरे धीरे जल्दी प्यारे दोस्तों ये सारे क्या हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। आपके अनुसार ये द्वंद्व समास में जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों शब्दों की प्रधानता, यहाँ दोनों शब्दों की प्रधानता है ही नहीं। यहाँ पहला पद अव्यय है, और जहाँ पहला पद अव्यय होता है वही अव्ययी भाव समास की पहचान है। पहला पद पूर्व पद प्रथम अर्थात प्रधान होता है। पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात अव्यय में से कोई एक होता है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन ये, जितने भी शब्द मैंने लिखे यहाँ पे प्रतिदिन आजन्म निर्धन यथा योगता यथा कर्म इति सिद्धम भरसक, इसमें से कोई भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पुरुष और स्त्री जाति का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। इसमें से आजकल धीरे धीरे जल्दी में से कोई भी पुल्लिंग व स्त्री जाति का ज्ञान नहीं करा रहे। तो अव्ययी भाव समास के दुनिया के जितने भी एग्जाम्पल है उसमें से कोई एक एग्जाम भी पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान नहीं कराता, अर्थात वो अन्य लिंग का होता है। बाकी समास के जो उदाहरण हैं हमारे भेद हैं, उनमें सब में के तो शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होगा, लेकिन यहाँ ना पुल्लिंग होता ना स्त्रीलिंग होता। तो आप 5 कंडीशन आपको बताई, कोई भी एक कंडीशन अगर अप्लाई करोगे तो आप अव्ययी भाव समास को पहचान लोगे। आप क्या हैं अव्ययी भाव समास को पहचान लोगे। तो ये क्या थी प्यारे दोस्तों, ये जो कंडीशन आपको बताई गई कि पहला पद पूर्व पद प्रथम पद प्रधान आएगा, समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य लिंग का होगा, पहला पद हमेशा उपसर्ग निपात अव्यय में से होगा, समास विग्रह करते समय अनुसार या के अनुसार का प्रयोग करेंगे। अब आ जाओ 5वीं कंडीशन, यदि शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के होगी तो वो भी क्या कहलाते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे अव्ययी भाव समास के उदाहरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ शब्द आ गया दिनों दिन, यहाँ रातों रात, रातों रात, बातों बात, कानों कान, कानों कान,
हाथों हाथ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास। ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। क्यों, शब्द की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के हो रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है द्वंद्व समास। दूसरा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास की खासियत क्या है कि उसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान। दिन दिन आए तो द्वंद्व समास, रात रात आ जाए तो द्वंद्व समास, बात बात आ जाए तो द्वंद्व समास, और कान कान आ जाए तो द्वंद्व समास। और प्यारे दोस्तों यहाँ हाथ हाथ आ जाए तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व और अव्ययी भाव समास के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। अगर प्यारे दोस्तों यहाँ विकारी शब्दों की आवर्ती हो रही है, अगर यहाँ पर विकारी शब्दों की आवर्ती हो रही है, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर मैं यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूं शब्दों का, यहाँ मैंने प्रयोग क्या किया प्यारे दोस्तों, कोई भी विकारी शब्द ले लिया मैंने, जैसे लड़का, ठीक है, यहाँ लड़के ले लिए, लड़का लड़के। यहाँ पे मैंने ले लिया प्यारे दोस्तों सुंदर, ठीक है, सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर। यहाँ ले लिया अपना अपना, यहाँ ले लिया पढ़ लिख। ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्यों, क्योंकि ये लड़का संज्ञा शब्द है, अपना सर्वनाम है, सुंदर विशेषण है, पढ़ क्रिया है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी का मतलब होता है जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। लड़का का बहुवचन में परिवर्तन हुआ तो लड़के बन गया, सुंदर का सुंदरी बन जाएगा स्त्रीलिंग में, अपना का अपने अपने भी बन जाएगा, यहाँ पे पढ़ का पढ़ता पढ़ती पढ़ते भी बन जाएगा, पढ़ा पढ़ी भी बन जाएगा। ये विकारी इसलिए कहलाए क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हमेशा लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि उपसर्ग निपात और अव्यय कभी किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। तो जहां उपसर्ग निपात अव्यय आए वो अव्ययी भाव, और जहां संज्ञा सर्वनाम विशेषण आए वो अपने आप को रिपीट करे या अलग अलग वो पढ़ पढ़ आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। यहाँ ये सारे शब्द क्या थे, ये सारे के सारे शब्द विकारी थे। तो जब विकारी शब्द अपने को रिपीट करेगा तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा। लेकिन जब विकारी शब्द बिना हाइपन के, बिना योजक चिन्ह के रिपीट होगा तो वो द्वंद्व कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ दिनों रात बात कान हाथ पहले शब्द की प्रधानता है, यहाँ दोनों शब्दों की प्रधानता है, इस दिन की भी, इसकी भी, लड़का का भी और लड़के के भी, लड़का लड़की भी कर सकते हैं इसको। तो जहां दोनों शब्द प्रधान है तो वह द्वंद्व समास होगा, और जहां पहला पद प्रधान है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। डेफिनेशन ही यही है। जब बिना योजक चिन्ह के आप आवर्ती करोगे तो अव्ययी भाव समास, और जब योजक चिन्ह के साथ आवर्ती करोगे विकारी शब्दों की द्वंद्व समास। जब आप आवर्ती करोगे, आज कल है, धीरे धीरे हैं, लेकिन ये क्या है, अविकारी है। अब इधर उधर आ जाए, यहां वहां आ जाए, अत्र तत्र आ जाए, ठीक है, अब जब आ जाए तो वे सारे अविकारी। अब को आप अभी या अभी नहीं बना सकते, जब को आप जबे या जबी नहीं बना सकते। तो सीधा सा फंडा है कि अविकारी शब्द अपने आप को रिपीट करता है तो अव्ययी भाव, और विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अपने को रिपीट करती है तो द्वंद्व समास। आप सब पे एक ही चीज अप्लाई करते हो, जहां हाइपन दिखाई दिया, बीच में योजक चिन्ह दिखाई दिया, वे सारे आपके अनुसार द्वंद्व समास हैं। अगर मैं कहूं कर्ण अर्जुन, इसमें तो हाइपन नहीं है, तो आपके अनुसार तो द्वंद्व नहीं होगा, लेकिन ये द्वंद्व का उदाहरण है। अगर मैं किराता अर्जुन कह रहा है, पितरों कह रहा हूं, इसमें तो नहीं है हाइपन, लेकिन द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि दोनों शब्द प्रधान है। तो आपको डेफिनेशन भी अप्लाई करनी है और कंडीशनों का भी ध्यान रखना है कि हमारी कंडीशन ये है प्यारे दोस्तों कि जहां पहला शब्द शब्दांश हो तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहाँ पहला शब्द निपात हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहाँ पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है।
अब बहुत सारे उपसर्गों के उदाहरण हैं। अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगा यहाँ पे कि निराशा में बताइए कौन सा समास है, निराशा, निरादर में समास बताइए कौन सा है, निराहार में समास बताइए कौन सा है। फिर आपसे पूछ लिया यहाँ वहाँ में समास बताइए, यहाँ वहाँ में कौन सा समास है। तो कैसे करोगे दोस्तों? आपके पास लॉजिक क्या होगा? लॉजिक आपके पास ये होगा कि ये निर और आशा से मिलके बना है, ये निर और आदर से मिलके बना है, ये निर और आहार से मिलके बना है। और ये प्यारे दोस्तों यहाँ दोनों के दोनों शब्द ये क्या है, यहाँ वहाँ, ये अव्यय शब्द है। तो जब ये अव्यय शब्द है तो ये प्यारे दोस्तों क्या कहलाए? अव्ययी भाव समास कहलाए। क्या कहलाए? अव्ययी भाव समास। यहाँ पे इस नी का अर्थ क्या होता है? बिना। यहाँ पे इस वाले का अर्थ क्या होता है? विसर्ग का परिवर्तन री में हुआ है, यही विसर्ग संधि का क्या नियम है। तो यहाँ क्या है? यहाँ अव्यय है। ये क्या था? ये अव्यय था, इसलिए ये अविकारी था। यहाँ ये उपसर्ग है, और जब ये उपसर्ग है तो ये अव्ययी भाव है। यहाँ ये नी उपसर्ग है, ये अव्ययी भाव है। यहाँ ये नी उपसर्ग है, ये अव्ययी भाव है। क्लियर? दिन का दिनों होता है बहुवचन में। जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया सब बदल जाती है। इसीलिए तो कहा आपने जो किताबों से पढ़ा वो आज की डेट में आता ही नहीं है। वो तो 10 साल पहले, 7 साल पहले, 15 साल पहले पूछा जाता था। आज तो वो आपसे ये पूछेगा इसमें से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो संधि और समास दोनों का है। ये भी संधि और समास का दोनों का है, ये भी संधि और समास दोनों का है, ये भी संधि और समास दोनों का है, लेकिन इसमें ये केवल समास का है, संधि का नहीं। ये केवल समास का है, संधि का नहीं है। अब जिसको यही नहीं पता, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ ली, और जिसको यही नहीं पता कि दिन का दिनों होता है, रात का रातें होता है बहुवचन में, तो फिर वो तो इसका मतलब अभी ट्रेनिंग कर रहा है पढ़ने की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बिना सीक्वेंस के, बिना लॉजिक के, बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो तुक्का है। वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। आप ये 10-15 क्वेश्चन जो गलत करके आते हो उसका कारण यही है कि आपने पढ़े थे लेकिन आपके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया। करना आपको कुछ और था, कर आप कुछ और बैठे, और इन्हीं की वजह से हम बार बार सिलेक्शन रहने से रह जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाए। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ आपको एक छोटी सी कंडीशन याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। ये सबको पता है अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास में जो पहला पद है वो पहला पद हमारा इसमें है ही अव्यय, इसीलिए तो इसका नाम अव्ययी भाव रखा गया। जब पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव कहलाया। तो अव्यय पद क्या हुआ? अविकारी यथार्थ, जो बदलते ना हो। और बदलते कौन कौन से नहीं? उपसर्ग नहीं बदलते, निपात नहीं बदलते और अव्यय शब्द नहीं बदलते। और जब आपको यही नहीं पता कि उपसर्ग क्या होते हैं, लेकिन ये तो पता है कि शब्दांश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते। और जब शब्द के आगे शब्दांश लगा हो तो अव्ययी भाव, जब निपात लगा हो जो बदले ना किसी लिंग वचन में, अव्ययी भाव। और जब प्यारे दोस्तों अव्यय आगे लगा हो, अव्ययी भाव। या आप भूल गए, आपको नहीं पता कि ये उपसर्ग निपात अव्यय क्या है। आपको ये तो पता है ना, जो पुरुष जाति का ज्ञान कराता है वो क्या है? पुल्लिंग। और जो स्त्री जाति का ज्ञान कराता है वो क्या है प्यारे दोस्तों? वो स्त्रीलिंग है। और जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान ही ना कराए, आपने यहाँ ये जो एग्जाम्पल लिखे, निराशा, निरादर, प्यारे दोस्तों निराहार या यहाँ वहाँ, इनमें से कोई है जो पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान करा रहा हो? तो जब पुरुष और स्त्री जाति का ज्ञान करा ही नहीं रहे तो इसका मतलब एक ही उदाहरण बचता है आपके पास, एक ही समास का भेद बचता है जो अन्य लिंग नपुंसक लिंग में होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। बाकी कोई भी शब्द आप लोगे या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, लेकिन अव्ययी भाव समास में समस्त पद, संपूर्ण पद पुरुष और स्त्री जाति का ज्ञान कराता ही नहीं है। क्लियर? चलो जी, इसके बाद दूसरा है हमारा द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में जहां दोनों पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। और दोनों पद का मतलब क्या हुआ? पहला व दूसरा पद प्रधान। और इस पहले को क्या कहेंगे संस्कृत में? प्रथम। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय। अपभ्रंश भाषा में क्या कहेंगे? इसको पूर्व। और इसको क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पहला दूसरा कह रहे हैं उसी को हम प्रथम और द्वितीय भी कहते हैं, पूर्व और उत्तर भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है द्वंद्व समास की? दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ इसमें प्यारे दोस्तों द्वंद्व का जो अर्थ होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। इसको बोलते हैं हम प्रतिस्पर्धा। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। और इसी को बोलते हैं हम प्रतिद्वंद्वता। क्या बोलते हैं? प्रतिद्वंद्वता। तो जहां भी दो शब्दों के बीच में प्रतियोगिता हो, जैसे राम रावण, कृष्ण कंस, इनके बीच में क्या है? प्रतियोगिता। कर्ण अर्जुन प्रतिस्पर्धा, भीम दुर्योधन क्या है? प्रतिद्वंद्वता। तो जहां भी किन्हीं दो शब्दों के बीच में प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, प्रतियोगिता का भाव दिखाई दे, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे, प्रतिद्वंद्वता दिखाई दे, वे सारे एग्जाम्पल द्वंद्व समास के होते हैं। क्योंकि द्वंद्व का अर्थ ही प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता होता है। तो यहाँ राम और रावण के बीच में, कृष्ण और कंस के बीच में सत्य जीतेगा या असत्य जीतेगा, झूठ जीतेगा या सच जीतेगा, इस बीच की प्रतियोगिता है। कर्ण और अर्जुन के बीच में कि कौन बड़ा धनुधारी है, इसकी प्रतिस्पर्धा है। भीम और दुर्योधन के बीच में प्रतिद्वंद्वता, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है। युद्ध हो या ना हो, जब भी एक दूसरे से टकराते थे तो छींटाकशी करते थे। तो जहां दो शब्दों के बीच में प्रतियोगिता का भाव दिखाई दे, समास वहां होता है जहां दो शब्द होते हैं। अगर दो शब्दों के बीच में आपको प्रतियोगिता दिखाई दे रही है, प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, प्रतिद्वंद्वता दिखाई दे रही है, तो वो कहलाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तीसरी कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान है। यहाँ राम की भी प्रधानता है, रावण की भी प्रधानता है, कृष्ण की भी और कंस की भी, कर्ण की भी और अर्जुन की भी, भीम की भी और दुर्योधन की भी। और जहां दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास डेफिनेशन अप्लाई कर दी। या तो आप डेफिनेशन अप्लाई करो और या फिर ये कंडीशन अप्लाई करोगे, यहाँ प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? सभी विलोम शब्द, सभी विलोम शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। सभी विलोम शब्दों में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कैसे होगा सभी विलोम शब्दों में द्वंद्व समास? जैसे लाभ हानि, दिन रात, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, सभ्य असभ्य। क्लियर? ये जितने भी दुनिया के विलोम शब्द हैं सारे द्वंद्व समास है। क्यों? विलोम शब्द तभी बनेंगे जब एक दूसरे के अपोजिट होगा। विलोम शब्द तभी बनेंगे जब दो शब्द होंगे, और जब दोनों की प्रधानता हो जाए, जहां प्यारे दोस्तों लाभ की भी और हानि, दिन और रात दोनों शब्दों की प्रधानता हुई, तो द्वंद्व समास। क्यों? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा क्या है? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होता है।
प्रतियोगिता में भी एक दूसरे के अपोजिट, प्रतिस्पर्धा में भी एक दूसरे के अपोजिट, प्रतिद्वंद्विता में एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो जब एक दूसरे के यहाँ अपोजिट है तभी तो ये विलोम शब्द कहलाए। विलोम का मतलब उल्टा और अपोजिट होता है। तो जो शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों की ही प्रधानता होती है तो वो भी क्या कहलाए, हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण। तो जितने भी दुनिया के विलोम शब्द हैं वे सारे के सारे क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। वे सारे के सारे क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण। चौथी कंडीशन, यदि विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों के बीच में योजक चिन्ह अर्थात हाइपन का प्रयोग हो तो वो भी क्या कहलाते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल द्वंद्व समास के कहलाते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों यहाँ शब्द ले लिया हमने बेटा बेटी या बेटा बेटा ले लिया, तब भी सर्वनाम ले लिया हमने अपना अपना या अपना पराया, विशेषण ले लिया हमने काला काला, काला काला, क्रिया ले ली हमने छल छल। ये सब क्या है, ये यहाँ पे शब्द अपने को रिपीट करें। मैंने जानबूझ के इसमें रिपीट इसलिए किया क्योंकि शब्द वहां भी रिपीट होता है यही भाव में, लेकिन दोस्तों यहाँ ये क्या है, सर्वनाम है, यहाँ ये विशेषण है, यहाँ ये क्रिया है। और क्रिया चल का चली चले होता है, काला का काली भी होता है, काले भी होता है, अपना का अपने भी होता है, अपने भी होता है, बेटा का बेटी भी बन रहा है, बेटे भी बनता है। इसी वजह से ये विकारी कहलाते हैं। विकारी का मतलब होता है जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए। और विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आती है। आप प्यारे दोस्तों समास पढ़ने चले, जब मैं करा रहा हूं तब तो आपको ना समास आता है, ना सर्वनाम आता, ना विशेषण आता, ना क्रिया आती। समस्या तो यही है आपके साथ। जब मैं नहीं पढ़ा रहा था आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप अटकना शुरू कर देते हो तो आपको यही नहीं पता चलता कि इसमें संज्ञा क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है। एक तरफ तो कह रहे हो कि मुझे समास में डाउट है, मैं कह रहा हूं समास में डाउट नहीं, आपको पूरी हिंदी में डाउट है। तो जब समास समझ में ना आए, डाउट होने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाला टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आपको अव्यय और निपात के बारे में ही नहीं पता है। तो आप बिना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के और बिना अव्यय और निपात के, बिना उपसर्ग के आप कैसे अवयवी भाव और द्वंद्व समास कर लोगे? आपने तो ये सारा पढ़ा हुआ है ना। लेकिन समस्या यही है जब टीचर पढ़ाए, ठीक है, उस समय तो आप कूदते हो, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। जब टीचर पूछे तो फुर हो गया। आपको टॉपिक का सीक्वेंस ही नहीं पता कि कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के टाइम में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्वेश्चन की वैरायटी आ रही है वो आज से 5 साल पहले के क्वेश्चन से किस तरह से डिफरेंट है। आपको केवल पढ़ना है, जो किताब में है वो आपका सिलेबस है आपके अनुसार। अब वहां से आप कितने सही करोगे ये आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब हम उसको ढंग से पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, लॉजिकली पढ़ लेते हैं, तो जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं आप 100% सही करके आते हो। लेकिन कब? जब आपको 4 चीज पता हो। किस टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक पर डिपेंड है, टॉपिक का सीक्वेंस क्या है, और उस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से उनका सॉल्यूशन के साथ हमें आंसर देना होता है। जब ये सीख जाओगे, लाइफ में केवल एक बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिंदगी में उसका रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तरीका ही भर्ती होने का है। तो विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का
प्रयोग हो। लेकिन मैंने यहां अगर योजक चिन्ह का प्रयोग प्यारे दोस्तों इसमें ना करके मैंने अभी अभी में योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया। किसमें कर लिया? अभी अभी मैंने प्रयोग कर लिया। अब जब मैंने यहां लिख लिया आज तक। मैंने अब आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें समास बताइए। मैं कह रहा हूं 99% बच्चे अभी अभी में द्वंद्व समास बताएंगे इसी कंडीशन के अनुसार। जबकि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये अभी यहाँ अव्यय है, अविकारी है। अभी का आप अभे नहीं बना सकते, अभी नहीं बना सकते, अब का अबे अभी नहीं बना सकते, आज और तक को आप तके तकी नहीं बना सकते, आज का आजी और आजी नहीं बना सकते। तो आज तक में अव्ययी भाव समास, अब जब में अव्ययी भाव समास, अभी अभी में अव्ययी भाव समास। यहाँ पे भी आइपन लगा हुआ है, यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह का प्रयोग दोनों में होता है, अव्ययी भाव में भी होता है, द्वंद्व में भी होता है। और जब तक ये नहीं जानोगे तब तक प्यारे दोस्तों आप केवल और केवल रट्टा मारते रहोगे। क्या करते रहोगे? रट्टा मारते रहोगे। पांचवी कंडीशन क्या है? पांचवी कंडीशन, दो से अधिक पदों का, दो से अधिक शब्दों का योग होने पर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आन बान शान, तन मन धन, लाल बाल पाल। ये सब क्या है? दो से अधिक शब्दों का अगर योग है तो ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, आन बान और शान, तन मन और धन, लाल बाल और पाल। तो ये क्या हुआ? ये पांचवी कंडीशन हुई। छठी कंडीशन, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय और या व तथा अथवा का प्रयोग, अथवा का प्रयोग होता है। माता और पिता, रणवीर या रणधीर, राम व लक्ष्मण, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास। इसके बाद में यदि शब्द की आवर्ती, यदि शब्द की आवर्ती योजक चिन्ह के साथ हो, और शब्द कौन सा? विकारी शब्द। जैसे पीत पीत या पीला पीला भी कह सकते हैं, हरा हरा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, रात रात, दिन दिन। ये सब क्या है? कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। यदि अर्ध आवर्ती अर्थात पुनरुक्ति हो। अर्ध आवर्ती पुनरुक्ति किसे कहते हैं? जैसे चाय वाय, कपड़ा वपड़ा,
भारत आरत, धागा वागा, रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, कंकड़ वंकड़, कंकड़ वंकड़, ये सब क्या है? ये अर्ध आवर्ती है। यदि शब्दों की अर्ध आवर्ती हो तो अर्ध आवर्ती का पता कैसे चलेगा हमें? च के स्थान पे वह, बह के स्थान पर ए, भारत आरत, डंडा वंडा, रोटी वोटी, पानी वानी। क्लियर? तो ये सब क्या है? यदि अर्ध आवर्ती, अर्ध मतलब आधी, आवर्ती मतलब रिपीटेशन, पुनरावर्ती, इसी को पुनरुक्ति भी कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा पुनरुक्ति शब्द युग्म बताइए, अर्ध आवर्ती शब्द युग्म बताइए। युग्म मतलब जोड़ा। तो जब चाय वाय क्या है? ये जोड़ा है। कपड़ा वपड़ा क्या है? ये जोड़ा है। तो पुनरुक्ति वाले जो जोड़े होते हैं, युग्म होते हैं, तो वो अर्ध आवर्ती अर्थात पुनरुक्ति कहलाते हैं। तो इसीलिए 8वीं कंडीशन क्या है? यदि अर्ध आवर्ती या पुनरुक्ति हो तो भी वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? द्वंद्व समास कहलाता है। 9वीं कंडीशन, जहां दो शब्दों के द्वारा, जहां दो शब्दों के द्वारा संबंध प्रकट किया जाए, दो शब्दों के द्वारा संबंध प्रकट किया जाए, जैसे गुरु शिष्य, भाई बहन, पति पत्नी, जीजा साली, ये सब क्या है? ये संबंधों को प्रकट कर रहे हैं। राम लक्ष्मण क्या है? संबंधों को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। दोनों शब्दों की प्रधानता है सब में, यहाँ गुरु की भी, शिष्य की भी, भाई की भी, बहन की भी, पति पत्नी, जीजा साली, जहां दो शब्दों की प्रधानता हो, द्वंद्व समास। 1 से 10 तक की शब्दों में लिख लेता हूं, फिर आप गलती करोगे। 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आदि पूर्ण संख्याओं, आदि पूर्ण संख्याओं आदि पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। आप गलती क्या करोगे समझो। पहले आप सबसे बड़ी गलती ये करोगे कि मैं यहां कह रहा हूं 1 से 10 तक की संख्या छोड़ के, जैसे एक दंत आ गया, ये द्वंद्व का, द्विगु का भी उदाहरण है और बहुवीरी का भी है। 2 पैर आ गया, ये केवल और केवल द्विगु का उदाहरण है। त्रिमुनि आ गया, ये बहुवीरी और द्विगु दोनों का उदाहरण है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, अगर समास शब्दों के बीच में होगा, यहां मैंने 1 और 1 लिख दिया, इसमें समास नहीं है। मैंने यहां 10 और 10 लिख दिया, इसमें भी समास नहीं है। लेकिन मैं यहां ये वाला 10 लिख दूं और ये वाला 10 लिख दूं, तो प्यारे दोस्तों ये द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ, क्योंकि यहां शब्द की आवर्ती हो रही है योजक चिन्ह के साथ। क्योंकि संख्याओं में, अंकों में, जो डिजिट में लिखी होती है उसमें समास नहीं होता है। समास तो शब्दों में होता है, शब्द है ये। अगर 1 से 10 तक के शब्द लिखे हुए हैं किसी शब्द के साथ, या तो वो बहुवीरी का हो सकता है, अदरवाइज वो द्विगु का होगा ही। लेकिन अगर आपसे यहां पूछ लिया कि 11 में समास बताइए क्या है, 11 में समास बताइए,
अगर आपसे पूछ लिया 15 में समास बताइए, आपसे पूछ लिया 25 में समास बताइए, आपसे पूछ लिया 55 में समास बताइए, आपसे पूछ लिया 92 में समास बताइए, आपसे पूछ लिया 101 में समास बताइए, तो राइट आंसर है द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या है? द्वंद्व समास। आपसे पूछ लिया 10-10 में समास बताइए, आपसे पूछा 10 और 20 में समास बताइए, तो राइट आंसर क्या है? या 20-30 में समास बताइए, 20 और 30 में समास बताइए, तो क्या कहेंगे? यहाँ 11 और 1, 10 और 1 11। समास विग्रह करने पर भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और मैं यही कह रहा हूँ 1 से 10 तक की संख्या छोड़नी है, दाएं के अंक की 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 छोड़ना है। फिर 101 में द्वंद्व समास, 102 में द्वंद्व समास, 3, 4, 5 में द्वंद्व समास। ऐसे यहाँ प्यारे दोस्तों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में द्वंद्व समास। तो जब इस तरह से 11 लिखा जाएगा तो द्वंद्व समास हुआ। क्यों? 10 और 1 11। और भी आ रहा है, और आता है द्वंद्व समास में, क्योंकि यहाँ आपको अभी बताया कि समास विग्रह करते समय 15, 10 और 5 15, 25, 20 और 5 25, 55 प्यारे दोस्तों, 50 और 5 55, 92, 90 और 2 92, 101, 100 और 1 101। यहाँ 10 10, यहाँ ये क्या है? ये शब्द है, और ये शब्द क्या है? अपने आप को रिपीट करे, क्योंकि विकारी शब्द है। तो ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण, ये क्या है? उदाहरण द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है प्यारे दोस्तों। केवल पहले अगर आपको संख्या दिखाई दे और आंखें बंद करके द्विगु कर देते हो, तो द्विगु के बहुत सारे एग्जाम्पल बहुवीरी के भी हैं, बहुवीरी के बहुत सारे एग्जाम्पल द्विगु के भी कहलाते हैं, और संख्या वाले बहुत सारे एग्जाम्पल द्वंद्व समास के भी होते हैं। तो जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ 11 से लेके 19 तक की सभी संख्याएं जब शब्दों में लिखी जाएगी इस तरीके से, तो वे द्वंद्व समास का उदाहरण कहलाएगी। 21 से लेके 29 तक की सभी संख्याएं द्वंद्व समास है। 31 से 39, 41 से 49, 51 से 59, 61 से 69, 71 से लेके 79, 81 से लेके 89 और 91 से लेके 99 की सभी संख्याएं जब शब्दों में लिखी जाएगी इस तरीके से, वे सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। वे सारे के सारे क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब आपसे 99 पूछ लिया शब्दों में, तो क्या लिखोगे? 90 और 9 99। और जहां और का प्रयोग होता है समास विग्रह में, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास। अगर प्यारे दोस्तों आपकी जो खुजली थी जब ये मैंने क्लास शुरू की, अगर वो खुजली शांत हो चुकी हो, जिज्ञासा शांत हो चुकी हो, और आपकी परेशानी का हल आपको नजर आया हो, और क्लास में आपको मजा आया हो, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। आज आपके सामने सिर्फ समास वाली जो चीज़ें रखी वो इसी वजह से रखी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आने वाले जो हमारे टॉपिक होंगे वो समास है, कारक है, इसके बाद में प्यारे दोस्तों वाक्य, वाच्य और काल, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा गलती अगर कहीं होती है तो इन्हीं टॉपिक में ज़्यादा होती है। मैंने एक सप्ताह के आपको टॉपिक बता दिए, अभी समास, फिर कारक, उसके बाद वाक्य, वाच्य और काल, ये टॉपिक हम पहले कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे सारे टॉपिक हम प्यारे दोस्तों अपने बारी बारी से, मंडे टू फ्राइडे आपकी लगातार क्लास होगी। 7:30 से लेके 9 बजे का आपका टाइम है। 3 बजे में लेट आया, इसीलिए मैंने 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया। तो प्यारे दोस्तों अगर मज़ा आ गया है, सब कुछ आपको सही यहाँ पे चीज़ें समझ में आई है, यहाँ से यहाँ तक 100% चीज़ें आपके पहुँची है, तो आप वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, मेरे पढ़ाने के तरीके अलग हैं। आप जितना भी जानते हो उसको शांत रखो, अपने पास रखो, ठीक है। जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगर उसमें कोई डाउट बच गया तो सारी गलती मेरी अर्थात टीचर की है। और जब तक प्यारे दोस्तों वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तो उसमें बहुत सारे डाउट रहेंगे। आपको यही नहीं पता पंचवटी में द्विगु समास है कि बहुवीरी है, और मैं कह रहा हूं कि ना द्विगु है ना बहुवीरी है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि वो तो ऑप्शन तय करेगा वो क्या देगा आपको। ऑप्शन में ना द्विगु दिया है ना बहुवीरी दिया, उसने अवयवी भाव दे दिया, द्वंद्व दे दिया, तत्पुरुष समास दे दिया, और उसने कर्मधारय दे दिया। तो राइट आंसर तो तत्पुरुष समास हुआ पंचवटी में, क्योंकि द्विगु और कर्मधारय किसके उदाहरण है? तत्पुरुष समास के। इसलिए रट्टा मत मारो,
वहां वो ऑप्शन चेंज करेगा। किताब बता रही है पंचवटी में बहुवीरी और वहां पंचवटी में बहुवीरी है लेकिन बहुवीरी ऑप्शन ही नहीं दिया, तब उसका इलाज क्या है आपके पास। इसलिए आप बहुत सारी चीजों को रटते हो। क्या है संख्यावाची शब्द, क्या कहलाते हैं दिगु, ये रहे संख्यावाची शब्द। सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है, सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो मैं एक बार पढ़ाऊंगा, 1.5 महीना आपका लूंगा, आने वाली 7 पीढ़ी हिंदी नहीं पढ़ेगी किसी से आपकी। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ढंग से पढ़ो, सलीके से पढ़ो, सीक्वेंस में लेके चीजों को पढ़ो, गहराई में कॉन्सेप्ट को समझो कंडीशन के साथ, तब अपने आप को एक बार में ही चीज़ों से आप फ्री होगो, वहाँ पेपर में 100% परफॉर्मेंस आप कर सकते हो। सभी दोस्तों को नमस्कार, आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे कल इसी टॉपिक को द्विगु और कर्मधारय समास और बाकी इस समास की तमाम कंडीशनों के साथ दोबारा से फिर हम हाजिर होते हैं कल सही 7:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों।